नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को एक टोटल सोलर एक्लिप्स लगने जा रहा है और ये पश्चिमी गोलार्ध में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा दिखेगा। इसका क्या प्रभाव इस विश्व पर, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हर राशि एवं लग्न पर पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। मैं कुछ सिंपल रेमेडीज़ भी बताऊंगा जिनको सोलर एक्लिप्स के समय में और उसके बाद में हम लोगों को करना चाहिए ताकि इसके दुष्प्रभावों से हम बचे रह सकें। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगेगा और आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि ये सूर्य ग्रहण अलग है और ये बहुत ही प्रलयंकारी सिद्ध होगा। मैंने इस सूर्य ग्रहण के बारे में और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के बारे में, आप लोगों ने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि जुपिटर और यूरेनस का कंजंक्शन होने जा रहा है, इसलिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस तरीके का एक वीडियो मैंने आज से 6 महीना पहले नवंबर के शुरुआत में बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि यूरेनस और जुपिटर साथ में आएंगे तो क्या होगा, राहु और नेपच्यून के साथ रहने से क्या होगा, सोलर एक्लिप्स के बाद क्या होगा। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस भी किए थे जो बिल्कुल सही हो रहे हैं। आप लोगों को उस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अभी हम लोग सिर्फ सोलर एक्लिप्स पर फोकस करेंगे। इस सोलर एक्लिप्स का नक्शा मैं आप लोगों को दे रहा हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देखिएगा। तो ये बिल्कुल वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों में दिखेगा। अटलांटिक ओशन पर इसका असर होगा और प्रशांत महासागर पर भी इसका असर होगा। ज़्यादा प्रभाव इसका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूर्वी भाग और कनाडा पर पड़ेगा, मैक्सिको पर पड़ेगा, अटलांटिक ओशन के एक बड़े भाग पर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं मंडेन लेवल के प्रेडिक्शंस नहीं करूंगा फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और इसके बाद एक अलग से वीडियो आप लोगों को दे दूंगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसकी चर्चा करेंगे। मंडेन लेवल पर मैं इतना बता दूं कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा बवंडर क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है इस सूर्य ग्रहण के आसपास। हो सकता है तुरंत ना भी हो, कुछ दिनों के बाद हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में, ये इजराइल के इर्द गिर्द का एरिया में मैं बहुत परेशानी देख रहा हूं। उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा में मैं बड़ी परेशानियां देख रहा हूं, जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी हैं और पॉलिटिकल टर्मोइल भी है। व्यक्तिगत लेवल पर आते हैं, उस समय की कुंडली मैं आप लोगों को दे रहा हूं स्क्रीन पर। आप इस समय की स्थिति को देखिए। एक शूल योग का निर्माण हो रहा है। सारे प्लैनेट्स 3 भावों में एकत्रित हैं। इसमें राहु और केतु को काउंट नहीं किया जाता है। राहु और केतु को छोड़कर बाकी सारे प्लैनेट्स जब 3 राशि में एकत्रित हो जाएं तो इसको शूल योग कहा जाता है। आप देखिएगा तो बिल्कुल एक त्रिकोण, एक कांटे की तरह शेप बनता है, इसलिए इसको शूल योग कहा गया है। सूर्य, राहु और शुक्र एक साथ होंगे, जुपिटर के साथ मर्क्यूरी होंगे और ये दोनों प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यही दोनों प्लैनेट्स इस ग्रहण के डिस्पोजिटर हैं। रेवती नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है जिसके डिस्पोजिटर बुध हैं, और मीन राशि में ग्रहण लग रहा है उसके डिस्पोजिटर जुपिटर हैं। बुध की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि बिल्कुल गंडांत में है बुध और वक्री भी चल रहे हैं। फ्रेंड्स, रेवती नक्षत्र सबसे लास्ट नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र में पिछले बार ग्रहण 18.5 वर्ष पहले लगा होगा। रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र में ग्रहण लगने का मतलब है
कुछ चीज़ों का अंत होगा और कुछ नए चीज़ों की शुरुआत होगी हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी। रेवती नक्षत्र उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में किसी भी देश में या इस विश्व में घटनाएं प्रमुखता से घटेंगी। रेवती नक्षत्र रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट और सी ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सप्लाई चेन बाधित होगा। सूर्य पर जब भी ग्रहण लगता है तो रूलिंग क्लास को परेशानी आती है। उन लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा प्रभाव ऑब्वियसली मीन राशि वालों पर इसका होगा। जिस किसी का भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है उन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ग्रहण जहां लग रहा है यानी कि यूएस, कनाडा वगैरह में, इन जगहों पर इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। लेकिन सूर्य चूंकि हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव कमोबेश पूरे विश्व पर पड़ता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जहां ये ग्रहण दिखेगा वहां सूतक काल रहेगा 12 घंटों का। उस समय में कोई भी ऑस्पिशियस कार्य नहीं होंगे। ग्रहण के समय में सबसे अच्छा रेमेडी होता है आप इस समय में थोड़ा आध्यात्मिक रहिए। आध्यात्मिक रहेंगे तो आप अपने आप में रहेंगे, बाहर की दुनिया के साथ आपका संपर्क कम होगा और इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप बचे रहेंगे। तो हमारे पूर्वजों ने ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि ग्रहण के समय में हम लोगों को थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल बने रहना चाहिए और अपने इष्ट देवता के किसी भी मंत्र की चैंटिंग करनी चाहिए। गलत कार्यों से, बुरे विचारों से बचना चाहिए। जितना सात्विक रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कोशिश करना चाहिए कि ग्रहण काल में भोजन यदि ना करें तो अच्छा है। ड्राइविंग वगैरह ना करें तो अच्छा है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तो अच्छा है। सूर्य ग्रहण के समय में पितरों को दिया गया तर्पण बहुत ही अच्छा रेमेडी माना जाता है। आप लोगों ने यदि तर्पण से संबंधित मेरा वीडियो नहीं देखा है या आप लोग भूल चुके हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया है, उसको आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ग्रहण के बाद स्नान करके कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो लोग भी अमेरिका, कनाडा में हैं वहाँ पर नीडी पर्सन शायद आपको ना मिले, लाइफस्टाइल आप लोगों का इस तरीके का होता है, लेकिन वहाँ ऐसी संस्थाएं ज़रूर होंगी जो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करती होंगी। मंदिर होंगे जहाँ प्रसाद वगैरह बनते हैं, गुरुद्वारे होंगे जहाँ लंगर चलते हैं। ऐसे स्थानों पर थोड़ा अन्न दान करेंगे या वस्त्र दान करेंगे, अच्छा होगा आपके लिए। अब हम लोग सीधे आते हैं शूल योग से क्या होगा। देखिए, शूल योग व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को थोड़ा कड़वा बना देता है। वी बिकम वेरी बिटर। हम लोगों की भाषा में इसका प्रभाव पड़ता है। हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। वैश्विक लेवल में ये बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को खड़ा करता है। तो वैश्विक पटल पर हम कुछ बहुत बड़े चेंजेस, कुछ बहुत बड़े उथल पुथल इस समय में देख सकते हैं। जब मैं मंडेन लेवल का वीडियोस बनाऊंगा तो आप लोग उसमें देखेंगे मैंने कुछ रिसर्च करके रखा है इस ग्रहण के बाद क्या होगा। मुझे लगता है कि ये ग्रहण पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना सिद्ध होने जा रहा है। वो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही रोचक रिसर्च है, उसका वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दूंगा। तो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को इस समय में अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शूल योग यदि नहीं भी बनता तो भी ग्रहण के समय में एनर्जी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस समय में अपने इमोशंस पर हम लोगों को बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। अब हम लोग संक्षेप में
हर राशि एवं हर लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 12th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, मंगल की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है तो वो आपके 11th हाउस में, लेकिन शनि के साथ हैं। और इस ग्रहण के बाद भी मई में भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद राहु के साथ वो आ जाएंगे आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है और शूल योग बनने का मतलब है इस समय में अपनी मित्रता का, किन लोगों के साथ आपके संबंध हैं, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। अनावश्यक खर्चों में मत पड़िएगा। व्यसन वगैरह से ग्रहण के आसपास बिल्कुल बचिएगा और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामलों में सावधानी इस समय में बहुत आवश्यक है। आपके 7th लॉर्ड वीनस भी इस ग्रहण के हिस्सा हैं, इसलिए व्यवसाय में, अपने जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता होगी, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। यात्राओं पर यदि जाते हैं तो यात्राओं में कुछ डिलेज, कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जो लोग भी विदेश वगैरह जाने का प्लान बना रहे थे, उन लोगों को भी इस समय में किसी बुरे समाचार का सामना करना पड़ सकता है। विदेशों के साथ आपके किसी भी तरीके के संबंध हैं तो इन संबंधों का इस समय में विशेष ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने सिंपल रेमेडीज बताए हैं, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। वृषभ यानी कि टॉरस राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आपके 11th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 11th हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है ग्रहण के आसपास कोई भी महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट से संबंधित निर्णय आवेग में आकर या किसी के कहने पर मत ले लीजिएगा। ग्रहण जहां भी लगते हैं वहां से एक नई शुरुआत होती है। इसके पहले 11th हाउस में सूर्य ग्रहण 18 साढ़े 18 साल पहले लगे होंगे, तो आपके आमदनी के स्रोत, आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके नेटवर्क सर्कल में जो आपके संबंध हैं, इन संबंधों पर अभी फोकस करने की आवश्यकता है। कौन सा मित्रता काम कर रहा है, किन लोगों के साथ आपके संबंध बोझिल हो रहे हैं, इन चीज़ों पर एक निर्णय लेना होगा। लेकिन ग्रहण के समय या ग्रहण के तुरंत बाद निर्णय मत लीजिएगा। अभी 6 महीने का समय है आप लोगों के पास। अगला चंद्र ग्रहण जब लगेगा तब तक आप आराम से निर्णय ले सकते हैं, और निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी आवश्यक है और धैर्य आवश्यक है। आमदनी के जो आपके सोर्सेज हैं, इस पर भी एक समेकित दृष्टि डालने की आवश्यकता होगी। कुछ चीज़ों को हो सकता है छोड़ना पड़े और कुछ नए चीज़ों की शुरुआत इस समय में आपको करनी पड़ सकती है। चूँकि शुक्र भी इन्वॉल्व है इस ग्रहण में, इसलिए ग्रहण के आसपास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, जो कि आपके लिए 2nd हाउस के और 5th हाउस के प्लैनेट हैं, तो वाणी पर थोड़ा सा संयम इस समय में रखना होगा। अच्छी बात यह है कि राहु 11th हाउस में अभी 2025 मई तक हैं। ये राहु 11th हाउस में आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तो अभी तुरंत जल्दीबाजी मत कीजिएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी आवश्यक निर्णय लेने हैं वो आप अच्छे से ले पाएंगे। कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने रेमेडीज़ बताए हैं, वो आप करते रहिए। खास करके ग्रहण के बाद कुछ दान वगैरह कीजिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। मिथुन राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 10th हाउस में लग रहा है। 10th हाउस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस होता है फ्रेंड्स, आपके कार्य क्षेत्र, आपके कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। अब समय आ गया है कि कैरियर से संबंधित, अपने कार्यों से संबंधित कुछ आवश्यक निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। ग्रहण के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव का अनुभव आप कर सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है नौकरी बदलने का मौका मिले, व्यवसाय वालों को हो सकता है कुछ नए व्यवसाय के अपॉर्चुनिटीज़ मिले, कुछ लोगों के हो सकता है कि बॉसेस बदल जाएं।
ग्रहण के आसपास काम से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट निर्णय यदि नहीं लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 10th हाउस में राहु है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार सूर्य ग्रहण के बाद जब भी 10th हाउस में सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ समय के बाद काम में सडन फायदा मिलता है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा, काम में आवश्यक बदलाव का समय है। इस बदलाव को बहुत ही धैर्य के साथ यदि मैनेज करेंगे तो लॉन्ग रन में ये ग्रहण आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आपके 9th में शनि मंगल हैं और शुक्र एवं बुध की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ग्रहण के आसपास कोई भी जुआ सट्टा वगैरह से बचिएगा। और बुध चूंकि आपके स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ग्रहण के समय में और ग्रहण के बाद जो मैंने सिंपल रेमेडीज़ बताए हैं आपको वीडियो के शुरुआत में, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कर्क राशि या लग्न वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 9th हाउस में लग रहा है। भाग्य भाव में ग्रहण लगने का मतलब है कि ये एक आत्म मंथन का समय है, इंट्रोस्पेक्शन का समय है। मन में बहुत सारे विचार चलेंगे, भविष्य के विषय में चिंताएं बढ़ेंगी और आप कुछ आवश्यक बदलाव इसके बाद लाने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी उच्च शिक्षा में हैं उन लोगों को भी हो सकता है कुछ कोर्स करेक्शन, कुछ नए कोर्स वगैरह की शुरुआत आप लोग करें। सभी लोगों के लिए ये नए चीज़ों को सीखने का, नए स्किल्स को अर्जित करने का समय है। 9th हाउस में राहु है, 9th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है। अधार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए, आध्यात्मिक रहना चाहिए। 8th हाउस में शनि एवं मंगल हैं। बुध एवं शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक शूल योग का निर्माण हो रहा है जिसमें आपका 8th हाउस इन्वॉल्व है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। वाहन वगैरह चलाते हैं तो सावधानी थोड़ी सी रखिएगा। ग्रहण के आसपास अपने विचारों का, अपने व्यवहार का, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना चाहिए आप सभी लोगों को। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं। खास करके 9th हाउस में ग्रहण लग रहा है, मेडिटेशन, आध्यात्मिक रहना, कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी करना, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहना, ये सब करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। सिंह राशि या लगन वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 8th हाउस में लग रहा है। 8th हाउस में सूर्य ग्रहण लगना, वो भी आप ही के स्वामी सूर्य पर, यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या पहले से चली आ रही है तो चिकित्सकों की सलाह जो भी है उसको अक्षरशः मानना चाहिए। स्वास्थ्य पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। 8th हाउस में ग्रहण है, 7th हाउस में शनि और मंगल हैं। सडनली कोई बदनामी वगैरह हो सकती है। गुप्त स्थानों में कोई रोग हो सकता है। एक्सीडेंट्स, चोट चपेट वगैरह लगने की घटनाएं हो सकती है ग्रहण के आसपास। तो ग्रहण के आसपास का जो समय है बहुत ध्यान रखना होगा। 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, चिंतन मनन का समय है, सोच समझकर आवश्यक बदलाव लाने का समय है, अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर हल्का होकर आगे बढ़ने का समय है। ग्रहण के आसपास जितना आध्यात्मिक रहेंगे और वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आप लोगों को सिंपल रेमेडीज़ बताए हैं उसको यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपके 7th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 7th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब अपने संबंधों पर, अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंधों पर, अपने पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों पर, आपके इर्द गिर्द जो समाज रहता है उनके साथ आपके कैसे संबंध हैं, इन सभी पर एक दृष्टि डालने का समय ग्रहण के बाद होगा। व्यवसाय में कुछ आवश्यक बदलाव लाने का ये समय है। ये सारे बदलाव ग्रहण के समय में ही मत लाइएगा,
इस समय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए, कोई भी इम्पॉर्टेंट डील कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से बचना चाहिए। ग्रहण के बाद आपको काफ़ी समय मिलेगा इन चीज़ों पर काम करने के लिए। तो आपको देखना होगा कि मेरे कौन से संबंध काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस में चेंज आना चाहिए, कौन सा बिजनेस छोड़ना चाहिए, क्या नया चीज़ शुरू करना चाहिए। ये सब चीज़ों पर आप एक्शन लेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह है कि बस कुछ ही दिनों के बाद 2 मई को जुपिटर आपके 9th हाउस भाग्य भाव में आ जाएंगे, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ग्रहण के आसपास आपके स्वामी बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और आपके 9th हाउस के स्वामी शुक्र की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रख लीजिएगा और कोई भी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन इस समय में मत लीजिएगा। वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ बहुत सरल उपाय बताए हैं, इनको यदि करते रहिएगा, ग्रहण के बाद कुछ दान वगैरह करते रहिएगा, बिल्कुल ठीक रहिएगा। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के 6th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, रोग ऋण और दुश्मन के हाउस में ग्रहण लगना कोई बुरी चीज़ नहीं है। रोग ऋण और दुश्मन पर ग्रहण लगे तो ये तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, ग्रहण के आसपास थोड़ा सा रेस्टलेस महसूस करेंगे। 15-20 दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने रूटीन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग अपेक्षित रूप से आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपका हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है, अपने एक्सरसाइज के रूटीन को आप नहीं फॉलो कर पाएंगे, थोड़ा सा काम काज पेंडिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ पर सिर्फ ध्यान रख लीजिएगा और इसके अलावे यदि पॉजिटिव इंटेंट रखिएगा तो इस ग्रहण के बाद स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज वगैरह आपका ठीक चलेगा, पहले से चले आ रहे अपने लोन्स, जो भी ऋण आपने ले रखा है उसको सॉल्व करेंगे, कोई भी केस मुकदमा की स्थिति, कोई भी कंपटीशन, इस पर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। और याद रखिए 6th हाउस में राहु अभी मई 2025 तक है। 6th हाउस के राहु हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो ये राहु ग्रहण के बाद आपकी मदद करेंगे। सिर्फ ग्रहण के समय में कुछ भी इम्पल्स में आकर डिसीजन मत लीजिएगा, मन को शांत रखिएगा। रेमेडीज मैंने शुरू में बताए हुए हैं, उनको करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के 5th हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने मेष में भी पहले कहा, वृश्चिक वालों के लिए भी कहूँगा, मंगल की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है और अप्रैल के बाद मई तक भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और इसी बीच में ग्रहण लग रहा है, वो भी आपके त्रिकोण भाव में। रिस्क लेने वाली एक टेंडेंसी आपकी इस समय में जागृत हो सकती है। इस टेंडेंसी पर लगाम लगाना पड़ेगा, विशेषकर ग्रहण के आसपास। स्पेकुलेशन, जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा या कोई भी ऐसा निर्णय जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, ये लेने से बचना चाहिए। 5th हाउस में सूर्य ग्रहण लगने का मतलब है कि विद्यार्थियों को बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है पढ़ाई सडनली या कोई कोर्स छोड़कर सडनली दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने का मन हो जाए, कोई पुराना कोर्स छोड़ने का मन हो जाए। ग्रहण के आसपास सबसे पहले तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लीजिएगा मत, और जब निर्णय लेना भी हो तो किसी से सलाह मशवरा कर लीजिएगा। 5th हाउस का मतलब जो लोग भी प्रेम संबंध में, उनको सावधानी रखिए और इसका ध्यान हमेशा रखना होगा कि कोई ऐसे प्रेम संबंध में आप इन्वॉल्व ना हो जाएं जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ना हो। डाइजेशन संबंधित परेशानियां इस समय में हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों के क्रियाकलापों का और उनके साथ आपके संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी ग्रहण के समय थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुछ सिंपल उपाय मैंने शुरू में ही बताए हैं आपको, उनको आप करते रहेंगे ग्रहण के बाद और उसके पहले भी, तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए ग्रहण आप लोगों के 4th हाउस में लग रहा है।
ग्रहण के आसपास थोड़े से असुरक्षा की भावना से ग्रसित रह सकते हैं। घर का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण इस समय में रह सकता है। घर पर अपने परिवार के लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं उस पर इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ लोगों के माताजी को स्वास्थ्य में इस समय में परेशानी आ सकती है। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग की समस्या रही है उन लोगों को इस समय में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। घर या वाहन संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ग्रहण के आसपास के समय में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 4th हाउस में राहु है, 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है। इस समय में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है जो कि आपके मित्र हैं। बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल डिसीजन भी सोच समझ कर लेना चाहिए। एक अनिर्णय की स्थिति जैसी रहेगी, इसलिए ग्रहण के आसपास शांति ही रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। वीडियो के शुरुआत में कुछ सरल उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को यदि आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आप लोगों के 3rd हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, 3rd हाउस में ग्रहण लगने का मतलब है आपका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके कजिन, इन सभी के साथ आपके जो संबंध हैं इस समय में थोड़े से अनबैलेंस्ड रह सकते हैं। सडनली देखिएगा आउट ऑफ नोवेयर प्रतिद्वंदी कंपिटिटर्स उभर जाएंगे और आवेग में आकर आपको एक्शन लेने का मन करेगा। याद रखिएगा, ग्रहण के आसपास जो 15 दिन का समय है इसमें रिएक्ट नहीं करना है, और नहीं तो फिर क्या होगा, केस, मुकदमा, परेशानी, इन चीज़ों में आप पड़ सकते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। 3rd हाउस कम्युनिकेशंस का भी होता है, तो शब्दों का चुनाव, आपका पत्राचार, ईमेल, कॉरेस्पॉन्डेंस, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखिएगा। जो लोग भी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको तो और ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में बैठने जा रहे हैं उनको इस समय में थोड़ा सा विशेष फोकस रखने की आवश्यकता होगी। ग्रहण के बाद 3rd हाउस के राहु बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप नए बदलाव लाएंगे अपने जीवन में, यात्राओं पर जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, आमदनी वगैरह में वृद्धि होगी। सिर्फ ग्रहण के आसपास का जो समय है उस समय में ध्यान रख लीजिएगा। ग्रहण के समय में जो सिंपल रेमेडीज़ मैंने बताए हैं वीडियो के शुरुआत में, उनको आप करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए ये ग्रहण आप लोगों के 2nd हाउस में लग रहा है। फ्रेंड्स, ये समय परिवार, आपके संबंधी, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने का समय है। अपने संबंधों पर ध्यान देने का समय है। आवश्यक बदलाव लाने का समय है। खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। ग्रहण के आसपास 2nd हाउस हमारे फूड का भी होता है। गलत खान पान के वजह से कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। फूड पॉइजनिंग वगैरह होने की संभावना बढ़ जाएगी इस टाइम में। अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। 2nd हाउस स्पीच का भी होता है। आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके वजह से परिवार से, संबंधियों के साथ दूरियां बढ़ेंगी और बाद में पछतावा के अलावे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने स्पीच का बहुत ध्यान रख लीजिएगा। 2nd हाउस फाइनेंसेस का भी है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस आपको आने वाले समय में लेने होंगे। आपका बैंक अकाउंट्स, आपका इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, महत्वपूर्ण बदलाव ग्रहण के आसपास में मत लीजिएगा। बाद में भी सोच समझकर अच्छे लोगों से राय मशवरा लेकर कीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जो अब काम नहीं कर रही हैं, उनको छोड़कर अब आगे बढ़ने का समय है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा, और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए क्या करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। ग्रहण के आसपास थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा। जिन लोगों की राशि कुंभ है उन लोगों के लिए तो वैसे ही 7.5 चल रहा है। बिल्कुल चंद्रमा के ऊपर अभी शनि और मंगल हैं।
और वीडियो के शुरुआत में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं। उन उपायों को यदि आप करते रहेंगे तो ग्रहण काल को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। मीन यानी कि पाइसेस राशि या लग्न वालों के लिए ग्रहण आप लोगों के बिल्कुल फर्स्ट हाउस में लग रहा है। इस ग्रहण का प्रभाव फ्रेंड्स यदि सबसे ज़्यादा किसी पर होने जा रहा है तो वो आप पर होने जा रहा है। 18 साढ़े 18 वर्षों के बाद आपके लग्न में आपकी राशि के ऊपर ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये समय है अपने ऊपर फोकस करने का। आप जिस भी स्थिति में हैं, जो भी काम करते हैं, इन सभी चीज़ों पर एक दृष्टि डालने का समय है। ये मंथन का समय है। एक चर्निंग प्रोसेस से होकर गुजरेंगे आप लोग। ये बाहर झांकने का समय नहीं है, अंदर झांकने का समय है। इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मावलोकन का समय है। ग्रहण के आसपास मन थोड़ा सा उद्विग्न रहेगा, कंफ्यूजन्स रहेगा, अनिर्णय की स्थिति रहेगी और मन में एक भय भी रहेगा आगे के बदलावों को लेकर, आगे के भविष्य को लेकर। तो मन को थोड़ा सा शांत रखिएगा। बदलाव तो अवश्यंभावी है फ्रेंड्स। 18 साढ़े 18 वर्ष से एक खास तरीके से आप चल रहे थे, तो एक कोर्स करेक्शन तो करना होगा। जो चीज़ें काम कर नहीं रही हैं उसको छोड़ना होगा। तो जितना धैर्य रखेंगे और जितनी जानकारी प्राप्त करेंगे उन बदलावों से संबंधित, उतना ही ज़्यादा अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। और नर्वस होने की बात नहीं, आपके पास समय काफ़ी है। अगले 6 महीने का समय है। इन 6 महीनों में आप निर्णय ले पाएंगे। लग्न में ही ग्रहण लग रहा है, राशि के ऊपर ग्रहण लग रहा है, इसलिए ग्रहण के आसपास अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 6th हाउस के लॉर्ड पर ग्रहण लग रहा है, तो कोई भी जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए और इम्पल्स में काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो केस, मुकदमा, परेशानी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। धीरज रखिएगा, अपने आप में रहिएगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहिएगा। वीडियो के शुरुआत में जो मैंने कुछ उपाय बताए हैं उनको करते रहिएगा, तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। ये था फ्रेंड्स सूर्य ग्रहण का प्रभाव हर राशि, हर लग्न वालों पर क्या होगा, क्या रेमेडीज करना चाहिए, इसका संक्षेप में एक वर्णन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, डिटेल्ड लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।